नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सीटेट के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट की साइंस की परीक्षा में बहुत बार पूछी जा चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट में स्कोर बेहतर आए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना किसी और देरी के आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रश्न में आपको सही ऑप्शन चुनना है और ये प्रश्न असर्शन और रीजन का है। इस सवाल का असर्शन है, स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो कि भोजन को तोड़ने में सहायता करता है। और इसका रीजन दिया है, डाइजेस्टिव जूस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट, यानी कि पाचक रास्ते को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों सही है तथा रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन, यानी कि नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन यौगिकों का गैसियस नाइट्रोजन में रूपांतरण। ऑप्शन 2, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर 3, रिलीज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द डेड ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू द सॉइल, यानी कि मृत जीव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का वापिस मिट्टी में अभिमुक्त करना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजुअल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडल में नाइट्रोजन का रूपांतरण। और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजुअल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज अ स्प्रिंग हैव अ लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। इस सवाल में आपको बताना है कि किस स्थिति में स्प्रिंग की न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर 1, स्प्रिंग इज नीदर कंप्रेस नॉर पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया ना तो वो खींचा गया तथा वो भूमि पर पड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू द मिनिमम एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वो भूमि पर पड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू द मिनिमम एंड इज प्लेस्ड एट द हाइट, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वो ऊंचाई पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 4, स्प्रिंग इज पुल्ड आउट टू द मैक्सिमम एंड इज प्लेस्ड एट द हाइट, यानी कि स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा गया है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द स्प्रिंग इज नीदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही उसे खींचा गया तथा वो भूमि पर पड़ा हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। इस सवाल में आपको बताना है कौन से ऐसे जीव है जो कि ठंडे खून वाले हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, लिजर्ड पैरट डॉल्फिन, यानी कि छिपकली तोता डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर 2, पिजन ह्यूमन लिजर्ड, यानी कि कबूतर मानव छिपकली। ऑप्शन 3, स्नेक फ्रॉग कॉकरोच, यानी कि सांप मेढक और कॉकरोच। या फिर ऑप्शन नंबर 4, वेल फ्रॉग अर्थवर्म, यानी कि वेल मेढक और केचुआ। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्नेक फ्रॉग कॉकरोच, यानी कि सांप मेढक और कॉकरोच। और ये तीनों जीव ठंडे खून वाले हैं, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द ऑप्शन विद द सेट ऑफ वर्ड व्हिच वुड फिल द ब्लैंक्स करेक्टली इन द गिवन ऑर्डर, यानी कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द को समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम को रिक्त स्थानों को भरे। और ये पैराग्राफ कुछ इस प्रकार है, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल फ्रॉम द मदर फ्यूज टू फॉर्म अ डब्लू, और इसी डब्लू को आपको भरना है। विच डिवाइड्स रैपिडली टू गिव अ राइज टू अ बॉल of cells. The cells begin to develop into different organs and tissues. This developing structure is called X. Gets embedded in the wall of Y. The stage of X in which all body part can be identified is called Z. W, X, Y, Z respectively are. इस सवाल में आपको W, X, Y और Z को बताना है वो कौन से है। ऑप्शन नंबर 1, जाइगोट फ्यूटस यूट्रस एम्ब्रियो। ऑप्शन 2, जाइगोट एम्ब्रियो यूट्रस फ्यूटस। ऑप्शन 3, एम्ब्रियो जाइगोट फैलोपियन ट्यूब फ्यूटस। ऑप्शन 4, जाइगोट फ्यूटस फैलोपियन ट्यूब एम्ब्रियो। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जाइगोट एम्ब्रियो यूट्रस एंड फ्यूटस। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल। इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभिक्रियाओं में से कौन सी वो संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, PbSO4 प्लस Fe। ऑप्शन नंबर 2, Al प्लस COSO4। ऑप्शन नंबर 3, Zn प्लस CaSO4। ऑप्शन नंबर 4, Mg प्लस ZnSO4। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, Zn प्लस CaSO4, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक
कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा और यही रीजन है जिस वजह से ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रश्न में आपको दो कथन दिए जाएंगे जिसको पढ़ के आपको सही विकल्प का चयन करना है और ये प्रश्न असर्शन और रीजन का है। असर्शन, इलेक्ट्रिसिटी करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि विद्युत धारा एक सादिश राशि है। इसका रीजन यानी कि तर्क ये दिया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। विद्युत धारा वो राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3 असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी कि असर्शन गलत है परंतु रीजन सही है। ऑप्शन नंबर 4 बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। भले ही इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है लेकिन इसके बावजूद भी इसे स्केलर क्वांटिटी में ही गिना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following cell organelles contain their own DNA? इस प्रश्न में आपको बताना है किन कोशिका अंकों के स्वयं का डीएनए होता है। ए प्लास्टिड, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस, डी वैक्यूल। और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 2 बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 4 ए बी एंड डी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए बी एंड सी, यानी कि प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल। इन सेल ऑर्गेनिल्स के पास इनका खुद का डीएनए होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following statement about the cell of living organism is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है? स्टेटमेंट ए ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आईज, सभी सूक्ष्म दृश्य होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। स्टेटमेंट बी ऑल हैव अ सेल वॉल, यानी कि सभी कोशिका वृत्ति होती है। स्टेटमेंट सी ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि सभी की केंद्रकीय झिल्ली होती है। स्टेटमेंट नंबर डी ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ओनली डी, ऑप्शन नंबर 2 ए एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 4 ओनली ए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 केवल डी ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेलेक्ट द सेट दैट करेक्टली मैचेस द टाइप ऑफ वेस्ट गिवन इन कॉलम ए विद द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय इट्स डिकम्पोज व्हिच इन द गिवन कॉलम बी। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा अपघटन लगने वाले लगभग समय के साथ सही प्रकार से सम्मिलित हो। कॉलम ए प्लास्टिक बॉटल, सिल्क स्कार्फ, कॉटन शर्ट, बनाना पील एंड पेपर। कॉलम बी 2 to 5 months, 1 to 2 week, 10 to 13 days, 4 years, several years। इस सवाल में आपको कॉलम ए में कचरे दिए गए हैं। कॉलम बी में समय दिया गया है जिस समय में वो पूरे कचरे डिकम्पोज हो जाएंगे पूरी तरह से। इस सवाल में आपको कॉलम ए से कॉलम बी में मैच करना है और ये बताना है कि कौन सा कचरा कितने समय में डिकम्पोज होगा। और इस सवाल के सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्लास्टिक बोतल को डिकम्पोज होने में सेवरल ईयर लगेंगे, यानी कि बहुत साल लगेंगे। और सिल्क स्कार्फ को डिकम्पोज होने में 4 साल लगेंगे। कॉटन के शर्ट को डिकम्पोज होने में 2 से 5 महीने लगेंगे। बनाना की पील को डिकम्पोज होने में 1 से 2 हफ्ते लगेंगे और पेपर को पूरी तरीके से डिकम्पोज होने में 10 से 30 दिन लगेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कंप्राइजिंग प्लांट दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। ऑप्शन नंबर 1 कुकुम्बर, पपाया, रोज, खीरा, पपीता, गुलाब। ऑप्शन नंबर 2 मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया, यानी कि सरसों, गुलाब और पेटूनिया। ऑप्शन नंबर 3 कॉर्न, कुकुम्बर, पेटूनिया, यानी कि मक्का, खीरा एंड पेटूनिया। या फिर ऑप्शन नंबर 4 कॉर्न, पपाया, मस्टर्ड, यानी कि मक्का, पपीता, सरसों। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया। ये तीनों प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस प्रश्न में आपको गलत कथन की पहचान करना है। ऑप्शन 1 क्लेई सॉइल इज बेटर एरिएटेड देन लोमी सॉइल। ऑप्शन 2 क्लेई सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू लोमी सॉइल। ऑप्शन 3 वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्लेई सॉइल इज बेटर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। ऑप्शन 4 द पार्टिकल साइज ऑफ क्लेई सॉइल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। अब इस सवाल में आपको बताना है ये गलत स्टेटमेंट कौन सी है। इस सवाल के अंदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों गलत है, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा तो वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि कुछ जगहों पे क्लेई सॉइल मोर फर्टाइल होता है लोमी सॉइल से। लेकिन स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ही गलत है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्लेई सॉइल इज बेटर एरिएटेड देन लोमी सॉइल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following substance are present on the rubbing of surface of match box? इस सवाल में आपको बताना है कि माचिस के डिब्बे पे जो घिसने वाली जगह होती है वहाँ पे कौन सा पदार्थ होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ग्लास पाउडर एंड रेड फास्फोरस, यानी कि कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस। ऑप्शन 2 व्हाइट फास्फोरस
फास्फोरस एंड ग्लास पाउडर यानी कि श्वेत फास्फोरस और कांच का चूर्ण। ऑप्शन नंबर 3 रेड फास्फोरस एंड मैग्नीशियम यानी कि लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम। या फिर ऑप्शन नंबर 4 पोटेशियम एंड व्हाइट फास्फोरस यानी कि पोटेशियम और श्वेत फास्फोरस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्लास पाउडर एंड रेड फास्फोरस यानी कि कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस। और यही वो पदार्थ है जो कि माचिस के डिब्बे पे होता है और इसी पदार्थ की वजह से माचिस की तिल्ली आग पकड़ती है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ए एंड बी सेक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे आर रिसीव ऑर्डर फ्रॉम अ ग्लैंड सी। Which of the following can be A and C respectively B? इस प्रश्न में आपको A, B और C की पहचान करनी है और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पैंक्रियाज, एड्रेनलिन ग्लैंड एंड थायराइड। ऑप्शन 2 थायराइड ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर 3 टेस्टिस, ओवरीज एंड थायराइड। ऑप्शन 4 पिट्यूटरी, पैंक्रियाज एंड थायराइड। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा थायराइड, एड्रेनलिन ग्लैंड एंड पिट्यूटरी। क्योंकि थायराइड और एड्रेनलिन ग्लैंड अपना हार्मोन तभी सेक्रेट करते हैं जब उन्हें ऑर्डर मिलता है पिट्यूटरी से। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इस सवाल में आपको ओपन एंडेड सवाल की पहचान करनी है। ओपन एंडेड सवाल वो सवाल होते हैं जिनका जवाब हम यस या फिर नो में नहीं दे सकते। इन सवालों के जवाब बताने के लिए हमें बहुत सी बातें बतानी होती है। ओपन एंडेड सवालों के जवाब बहुत बड़े होते हैं। अब जानते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1 व्हाई कैन ह्यूमन डू नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 व्हाट इज सेलुलोज मेड ऑफ। सेलुलोज किससे बना होता है। ऑप्शन 3 व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन कुड नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके। नेम एनी 5 ऑर्गेनिज्म दैट कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। 5 ऐसे जीव के नाम बताइए जो कि सेलुलोज को पचा सकते हैं। इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 3 ही ओपन एंडेड सवाल है, क्योंकि अगर आप बाकी के 3 ऑप्शन देखेंगे तो उन सवालों के जवाब आपको कुछ चंद शब्दों में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन 3 की तरफ देखें तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको बहुत सी चीज बतानी होगी। इस सवाल का जवाब आपको चंद शब्दों में नहीं दे सकते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना।